नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. मोदी सरकार के श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के 10 साल के काले कारनामों और नाकामियों का जिक्र। व्हाइट पेपर में कहा, भारत को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमी बनाया, घाटे की विरासत से भी देश को उबारा। कांग्रेस ने भी जारी किया ब्लैक पेपर, महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय को लेकर मोदी सरकार पर प्रहार। आरबीआई पॉलिसी, निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मुनाफा वसूली, एफएमसीजी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में दबाव। रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार दरों में नहीं किया कोई बदलाव। इस साल 7.3%, तो अगले वित्त वर्ष में 7% दिया ग्रोथ का लक्ष्य। FY25 के लिए 4.5% महंगाई का लक्ष्य किया टारगेट। कंज्यूमर लोन को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, बैंकों को अब सभी तरह के चार्ज ब्याज दरों में करना होगा शामिल। सभी रिटेल एमएसएमई लोन के लिए ग्राहकों को KFS यानी की फैक्ट स्टेटमेंट देना जरूरी। पाकिस्तान में संसद और राज्यों के लिए चुनाव, खैबर पख्तूनवा में फायरिंग और धमाके, बलूचिस्तान में ग्रेनेड अटैक, पूरे देश में मोबाइल सर्विस बंद। 9 फरवरी को आएंगे नतीजे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश कर दिया। इसमें यूपीए सरकार के 10 साल और उसके बाद मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की तुलना की गई है। 3 हिस्सों में पेश की गई इस रिपोर्ट के पहले हिस्से में यूपीए सरकार के 10 साल को आर्थिक कुप्रबंधन वाला एक लॉस डिकेड बताया गया है। 2004 में यूपीए को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन ये पूरा दशक डबल डिजिट महंगाई, बैंकिंग सेक्टर की नाकामी, एनपीए घोटालों और नीतियों को लेकर अनिश्चितता का काल रहा। श्वेत पत्र में के दूसरे हिस्से में यूपीए सरकार के घोटालों की जांच की स्थिति बताई गई है, जबकि तीसरे हिस्से में ये बताया गया है कि कैसे मोदी सरकार ने इकोनॉमी और देश की छवि को चमकाया, लोगों में आशा जगाई और कैसे अब आत्मविश्वास के साथ देश आगे बढ़ रहा है। श्वेत पत्र में आंकड़ों की तुलना के साथ पूरी डिटेल दी गई है। डिटेल के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, जुड़ने वाले लक्ष्मण जी से बात करेंगे। इससे पहले आपको कुछ डिटेल्स बता दें जो इस श्वेत पत्र में आए हैं। इसमें जो अलग अलग चीज़ों की तुलना की गई, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सबसे प्रमुख हैं, जिसमें बताया गया है कि यूपीए सरकार के दौरान महंगाई किस तरीके से बढ़ी हुई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इसके अलावा फॉरेन रिज़र्व और इस तरीके के तमाम जो इंडिकेटर्स होते हैं उनकी तुलना की गई है। और बाकायदा टेबल बनाकर बताया गया है कि 2004 से 2014 के दशक में 10 साल में क्या कुछ हुआ और 2014 से 2023-24 यानी इस साल के बीच में मोदी सरकार ने उसमें क्या परिवर्तन लाया और किस तरीके से लाया। इसमें ख़ास तौर पर यूपीए सरकार के 15 घोटालों की चर्चा भी की गई है, जिसकी स्थिति भी बताई गई है कि इस वक्त जांच की स्थिति क्या है। इसके अलावा यूपीए सरकार को बैंकिंग सेक्टर खास करके एनपीए को लेकर घेरने की कोशिश की गई है और बताया गया है कि एनपीए के चलते बैंकों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। साथ ही साथ 2007-8 की जो मंदी थी उसमें भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, ये बताया गया है। यूपीए सरकार ने 2014 में भारत को फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया के 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी की स्थिति में लाकर छोड़ा था। मोदी सरकार का दावा है कि वहाँ से सरकार ने जो इकोनॉमी पिक की उसे दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में लाकर शामिल किया। ये अचीवमेंट्स भी बताए गए हैं मोदी सरकार के श्वेत पत्र में। तो ये श्वेत पत्र आज लोकसभा में पेश हुआ। इस जाहिर है इस पर संसद में चर्चा होगी और चुनाव में भी ये एक मुद्दा बनेगा। हालांकि इसके विरोध में एक तरीके से इसके आने से पहले, श्वेत पत्र के आने से पहले ही कांग्रेस ने ब्लैक पेपर भी पेश किया, जिसमें मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं।
भ्रष्टाचार, महंगाई वगैरह तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर। तो ये मोदी सरकार का वाइट पेपर और इसके जवाब में कांग्रेस का ब्लैक पेपर। तो लक्ष्मण जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी ये बताइए कि इकोनॉमी पर मुख्य मुख्य बातें क्या हाईलाइट की गई हैं? जो व्हाइट पेपर दिया गया है उसको दो हिस्से में बांट के देखा जाए। एक इकोनॉमी को लेके क्या कही गई, तो बता दूं कि इसमें साफ तौर से कहा गया है कि जब यूपीए की सरकार सत्ता में आई थी 2004 में, तो उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। उस मजबूत अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बजाय यूपीए सरकार ने ऐसे काम किए जिससे 10 साल में अर्थव्यवस्था नॉन परफॉर्मिंग बन गई, यानी कोई बेहतर कामकाज नहीं हो पा रहा था। 2008 में आर्थिक संकट आए, ये बात सही है। उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए ऐसे ऐसे गलत कदम उठाए गए जिससे सारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है वो हिल गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो किया गया है, जीडीपी ग्रोथ की तुलना करते हुए बताया गया है 2012-13 में जहां साल दर साल जीडीपी ग्रोथ 5.5% था, वो 2021-22 में यानी एनडीए की सरकार में 9.1% पे पहुंच गया है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जिस पे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में बताया गया है कि 2012-13 में यानी यूपीए के समय में 9.9% था, जो अब घट करके 5.5% आ गया है। सबसे ज़्यादा जोर बैंकिंग सेक्टर को लेकर दिया गया है और कहा गया है कि यूपीए सरकार से मोदी सरकार को विरासत में जो सबसे खराब चीज मिली वो थी बैंकिंग सेक्टर की माली हालत। बैंकिंग सेक्टर का आलम यह था कि 2004 में जहां सिर्फ 6.6 लाख करोड़ रुपए एडवांस थे बैंक के, वो 2012 के आसपास पहुंचते पहुंचते 39 लाख करोड़ तक पहुंच गए। और रिटर्न और एसेट 2013-14 में 0.5% था, जो अब सुधारने के बाद 0.79% हो गया है। यूपीए के टाइम में 8.48% रिटर्न और इक्विटी था सरकारी बैंकों का, जो बढ़ करके 12.35% में पहुंच चुका है। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रेशियो जीडीपी का 16% था, जो 20% से ज़्यादा हो गया है। एफडीआई पहले 305 बिलियन आए थे कुल 10 साल में, अब वो 596 बिलियन डॉलर आ चुके हैं। तो इस तरह से तुलना करके बताया गया कि आर्थिक मोर्चे पे पिछले यूपीए के समय में 10 साल कितने खराब थे और एनडीए के 10 साल कितने बेहतर हुए, ये दावा किया गया है इस आर्थिक से, इस इकोनॉमिक्स वाइट पेपर में। तो लक्ष्मण जी, ये जो एकदम से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है हार्डकोर, इसके अलावा सोशल इंडिकेटर्स की भी चर्चा है, तो दूसरी क्या बातें हैं उसमें? देखिए, सोशल इंडिकेटर को लेकर के एक जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये कि जो सब्सिडी सरकार देती थी, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी यूपीए के समय में, वो कल्याणकारी योजनाएं ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती थी। सब्सिडी का सही इस्तेमाल नहीं होता था और सब्सिडी देने के लिए सरकार ने जो फाइनेंस यानी पैसे की व्यवस्था की थी, वो काफ़ी गंदे तरीके से की थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए ऑयल बॉन्ड जारी किया गया था और फर्टिलाइजर सब्सिडी देने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी जारी की गई थी। वो FY06 से FY10 के बीच में 1.9 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल सिक्योरिटी जारी की गई, यानी बॉन्ड जारी किया गया। इस पे ब्याज ही इतना ज़्यादा पड़ रहा था कि एनडीए सरकार को अभी भी ब्याज भुगतना पड़ रहा है, जो यूपीए सरकार ने उस वक्त सब्सिडी दी थी। बजट में जो बोरोइंग के आकलन किए गए थे 2011-12 में, उससे 27% ज़्यादा बोरोइंग यानी उधारी सरकार को लेना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 10 साल में सिर्फ 16,000 किलोमीटर हाईवे जोड़ा गया था। पहले जहां 12 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे जोड़ा जाता था, अब 28 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे जोड़ा जा रहा है। सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो रकम आवंटित की गई थी यूपीए के समय में, उसमें से 94,000 करोड़ तो खर्च ही नहीं हो पाया, जबकि 2014-24 के बीच में 37,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए गए हैं, ये इसमें कहा गया है। रेलवे के 442 चालू प्रोजेक्ट थे यूपीए के समय में, सिर्फ 156 पूरे हो सके और ओवर डिले होने की वजह से, देरी होने की वजह से 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लागत बढ़ गया था। और इस वजह से ये दावा किया गया है कि जो सुधार किया गया, उस सुधार से स्थिति ये हुई कि फ्रेजाइल 5 से बढ़ करके भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभर कर सामने आई है। और सस्ते घर का आकलन भी किया गया है। यूपीए के 10 साल में जहां 2.1 करोड़ सस्ते घर बने थे, वो एनडीए के 10 साल में 2.6 करोड़ यानी दुगुने से भी दुगुने 2.1 करोड़ से 2.6 करोड़ घर बने। 2011-14 में पेंशन के लाभार्थी जहां 36 लाख
थे, अब वो 6 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में भी यूपीए सरकार की तुलना में एनडीए सरकार ने काफ़ी बेहतर काम किया है, ये इस श्वेत पत्र में कहा गया है। शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और बढ़ते हैं आगे। भाई कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर को 10 साल अन्याय काल नाम दिया गया है। ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार ने इसके बारे में कभी बात नहीं की। सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों में मनरेगा का पैसा भी नहीं देती। खड़गे ने कहा कि सरकार महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है, इस पर भी बात नहीं करती। खड़गे ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया। जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे, और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में काफी विकास किया, इसे किसी की नजर न लग जाए, इसलिए कांग्रेस ने ब्लैक पेपर को काला टीका मानता हूं। मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर आज आवाज अड्डा में होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे बाजार की। आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन बाजार में गिरावट रही और इसी गिरावट के साथ सेंसेक्स 724 अंक गिरकर 71,428 पर बंद हुआ। निफ्टी 213 अंक गिरकर 21,718 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी पीएसयू बैंक, पीएससी शेयरों में रही, वहीं रियल्टी फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। आरबीआई ने लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए ये ऐलान किया। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले दिसंबर में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। वहीं आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% से बढ़ाकर 6.5% की थी। The Monetary Policy Committee, that is MPC, decided by a 5-1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. पेटीएम मामले में आरबीआई गवर्नर ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा और जो नियमों का पालन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई हमेशा फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करता है। Finally and emphatically, let me stress and let me emphatically state that the Reserve Bank is and will continue to encourage and support innovation and technology in the financial sector. Let there not be any
doubt about Reserve Bank's commitment to promote fintechs, to promote innovation, to promote technology in the financial system. और आरबीआई गवर्नर ने कंज्यूमर लोन के बयान के बाद बाजार में तेज गिरावट रही। दरअसल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों को अब सभी तरह के चार्ज को ब्याज दरों में शामिल करना होगा। के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए ये हमने मैंडेट किया है, ये कस्टमर इंटरेस्ट में है। अभी भी बैंक्स वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ हाइड नहीं किया है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर, the bank's terms and conditions are very transparent in the sense that all information is given, but experience ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इसीलिए एक सिंपल सा टर्म शीट उनको की फैक्ट स्टेटमेंट हमने मैंडेट किया है, प्योरली इन कस्टमर्स इंटरेस्ट, एंड आई एम श्योर बैंक्स विल encourage it because the banks also are interested in the banks are long term players, so they are not short term operators. पॉलिसी के बाद एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि आरबीआई पॉलिसी अनुमान के मुताबिक है और जब तक महंगाई 4% पर स्थिर नहीं होती तब तक यही पॉलिसी रहेगी। पॉलिसीज एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कोई रेट कट होगा या किसी भी तरह का कोई चेंज होगा स्टांस में, और वही हुआ है। और गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली बोला भी है कि जब तक इन्फ्लेशन स्टेबल नहीं हो जाता है 4% के आसपास, जो कि उनका टारगेट है, तब और फ्लक्चुएट करता रहेगा, तब तक वो अपनी पॉलिसी को कमोबेशी चालू रखेंगे। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो अभी भी थोड़ी अनसर्टन है, और चूंकि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा होती है, बजटेड जितने स्पेंड्स होते हैं वो ज़्यादा होती है, तो ये भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट के जो बैलेंसेस जैसे जैसे स्पेंडिंग होगी तो वो मार्केट में आएंगे और लिक्विडिटी को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने लिक्विडिटी में भी कोई चेंज करने की बात नहीं कही और कहा कि हम फ्लेक्सिबल हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे। महंगाई के मुद्दे पर सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा ने कहा कि अगले साल महंगाई में गिरावट संभव है और महंगाई कम होती है तो रेट कट हो सकता है। इस साल की फाइनेंशियल ईयर की एवरेज इन्फ्लेशन की दर देखें तो वो 5.5 है, और अगले साल अगर वो यहाँ से 100 बेसिस पॉइंट नीचे है तो इन्फ्लेशन और जो पॉलिसी रेट है उसके बीच का जो स्पेस है वो करीब 200 बेसिस पॉइंट का हो जाएगा, जो कि अनसस्टेनेबल रहेगा। इसलिए रेट कट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और जैसा कि बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी होने की संभावना सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में है। और जैसा कि गवर्नर भी कह रहे हैं कि उनका जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो बहुत हद तक मॉनसून पर डिपेंडेंट है। एलआईसी ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा 6,344 करोड़ से बढ़कर 9,444 करोड़ हुआ। वहीं आय 1.11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हुई है। साथ ही एलआईसी ने इस बार 4 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। और आज एलआईसी में 8% की तेजी भी आई। कल पीएम के भरोसे के बाद शेयर फुल जोश में रहा। एलआईसी की तेजी की कहानी समझाने बता रहे हैं आपको सुमित मेहरोत्रा। तो एलआईसी के शेयर में शानदार तेजी है और आज नए रिकॉर्ड स्तरों के साथ देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर एलआईसी का स्टॉक शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा है। कंपनी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है स्टॉक, और रिकॉर्ड स्तरों के साथ ही मार्केट कैप भी करीब 7,20,000 करोड़ के पार एलआईसी की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। साथ ही साथ अब यह देश की निफ्टी की करीब 46 कंपनियों से ज्यादा की मार्केट कैप कमांड करता है और देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर देश में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कुछ वैल्यूएशन एलआईसी के, जहां पे मार्केट कैप के लिहाज से करीब 7,20,000 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप, 18-19 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। इंश्योरेंस के लिए सबसे जरूरी एम्बेडेड वैल्यू, उसमें करीब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू और मार्केट कैप रफी 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास। ये देश की दिग्गज कंपनियां जिनकी मार्केट कैप है, रिलायंस 19.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, टीसीएस करीब 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप, एचडीएफसी बैंक करीब 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप, और अब एलआईसी का नाम 7,20,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ, और आईसीआईसीआई बैंक अब देश का 5वां बैंक बन गया है 7 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ। तो एक बढ़िया तेजी एलआईसी के स्टॉक में देखने को मिल रही है, और ये तेजी का जिक्र राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और उनका यह भी कहना है कि एलआईसी के को पहले सब लोग धिक्कारते थे, लेकिन शानदार प्रदर्शन के बाद अब उसका स्टॉक नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच भी गया है। दोस्तों, 3 दिन पहले मैंने आपको एक आइडिया दिया था एलआईसी का, याद है?
ये शेयर तैयार है अब फटने के लिए। जी हाँ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ LIC की। एक स्टॉक मल्टी ईयर बेयर मार्केट के बाद अपने इशू प्राइस और लिस्टिंग हाइस को क्रॉस करता है तो नॉर्मली उसमें बड़ी रैली आती है। LIC के केस में देखिए LIC ने फाइनली अपना इशू प्राइस क्रॉस किया है, फाइनली, और ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस स्टॉक है। और देखिए आज कितनी बड़ी एंडोर्समेंट मिली इसको, सबसे बड़ी एंडोर्समेंट मिली आज, भला किससे, सुनिए जरा। आंखें ऊंची करके सुनाया चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद आके एक LIC के बारे में इतना बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया आपको। प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू इसकी अभी भी बाकी प्राइवेट प्लेयर्स से काफ़ी कम है। फॉरगेट प्राइवेट प्लेयर्स, SBI लाइफ का आधा है प्राइस टू एम्बेडेड बुक वैल्यू। तो ये मुझे लग रहा है कि क्लियरली यहाँ से भी शायद चलने को तैयार है। अब बताइए और किसी एंडोर्समेंट की जरूरत थी? वैसे हमारी रील बनाने के बाद स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10% के करीब चल चुका है और मुझे लग रहा है ये तो अभी शुरुआत है। नोएडा में आम्रपाली के प्रोजेक्ट में फंसे घर खरीदारों का घर का सपना 2025 के मार्च तक पूरा हो जाएगा। ये कहना है इन अधूरे घरों को पूरा करने का काम करने वाली सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC के चेयरमैन KP महादेव स्वामी का। CNBC आवाज़ के रियल एस्टेट एडिटर विपिन भट्ट ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमको दिया था 36,000 होम बायर्स का काम करने के लिए, वो काम में 16,000 मकान हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अनदर 20,000 मकान बनाना है। 20,000 मकान बनाने के लिए हमको नेक्स्ट मार्च 25 तक पूरा कंप्लीट करने का विश्वास है। सो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एंड होम बायर्स का जो फीलिंग है, बिकॉज पहले उन लोग होम बायर्स पैसे भी दे दिया था, EMI पे कर रहा था, रेंट भी दे रहे थे, उन लोग आज उनका खुद का मकान में रह रहे हैं। उन लोग का खुशियों के लिए मतलब NBCC को हर बार उन लोग प्राइस करते रहते हैं, NBCC अच्छा काम कर रहा है बोल के। सो वो ये काम हम आम्रपाली में किया हुआ है। नोएडा में रुके हुए रजिस्ट्रेशन पर महादेव स्वामी ने कहा कि उनकी तरफ से बनाए जा रहे आम्रपाली वाले प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन की कोई दिक्कत नहीं है। नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन और वहां पर थोड़ा रजिस्ट्रेशन का भी इशू है, तो क्या ये जो प्रोजेक्ट NBCC क्लियर कर रहा है या कंप्लीट कर रहा है, इसमें सब सेटल रहेगा? कोई दिक्कत परेशानी लोगों को उस लेवल पर तो नहीं? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी चल रहा है। नोएडा का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, ग्रेटर नोएडा में भी रजिस्ट्रेशन चालू है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी जो लोग आ रहे हैं पैसा क्लियर करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन लोग के लिए रजिस्ट्रेशन का कोई इशू नहीं है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी CEO भी बोलता है अभी उसके लिए सेपरेट विंडो खोलने का बात हो रहा था। क्यों ज्यादा लोग होम बायर्स आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा कम आदमी का ये हो रहा है, उसी के लिए थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।